हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 को पास हुआ था। भारत के संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का विशेष महत्व है। यह एक्ट कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों का प्रयास की शुरुआत थी। परिणामतः कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रह गया था। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। उच्चतम न्यायालय को प्राथमिक तथा अपील के अधिकार दिए गए थे। यह न्यायालय 1774 में स्थापित किया गया था। उच्चतम न्यायालय को गठित किया गया था। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया था और इनके अतिरिक्त 3 न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया था, जिनमें थे चेम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को कुछ विशेष मामलों में मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी का अधीक्षण करने का भी अधिकार दिया गया। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों को नियुक्त किया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग तथा 4 अन्य सदस्य जो थे वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, नानसन तथा बार्वे। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही हटाए जा सकते थे। प्रशासक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाना था। इस मंडल में बहुमत से फैसले होते थे। अगर बराबर मत हो गया तो उस स्थिति में सदस्य का मत माना जाता था। इस अधिनियम के अनुसार कंपनी के अधीन कोई सैनिक या असैनिक अधिकारी निजी व्यापार तथा भारतीयों से किसी भी प्रकार का उपहार, दान या पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्षों के लिए चुना जाएगा और इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई थी, जिसमें 1/4 यानी कि 6 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त कर लेंगे। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया था। इसको भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों संबंधी जानकारी ब्रिटिश क्राउन के साथ साझा करना अनिवार्य कर दिया गया था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो उनके सदस्य थे, कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अब हम चर्चा करेंगे ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 की। इस अधिनियम के अनुसार सरकार का कंपनी के मामलों में नियंत्रण बढ़ गया। भारत में प्रशासन जो था वो गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों के हाथों में था, जिसको बदल करके गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के हाथों में दे दिया गया। यद्यपि उस परिषद को अभी भी बहुमत के आधार पर ही कार्य करना होता था। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य अनुबंधित सेवक ही होंगे। बंगाल प्रेसिडेंसी के आधार पर मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का भी परिषद का गठन किया गया और बंगाल को उनके अधीक्षण का अधिकार दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना गवर्नर जनरल को किसी भी भारतीय नरेश के साथ युद्ध करने अथवा किसी को सहायता का आश्वासन देने का अब अधिकार नहीं रह गया था। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ये हमारे मुख्य पॉइंट्स है ईस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1784 का। अब हम देखेंगे चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813, इस अधिनियम के तहत कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खातों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यद्यपि कंपनी को अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार था। इस एक्ट में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष साहित्य के प्रोत्साहन व पुनरुत्थान, विज्ञान की उन्नति व शिक्षा पर खर्च करने हेतु प्रावधान किया गया
और इस एक्ट के तहत चार्टर अधिनियम 1813 के तहत पहली बार भारत में ईसाई मिशनरियों की प्रवेश को छूट मिल गई। इसके बाद भारत में ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आने लगे। अभी हमने देखा है चार्टर अधिनियम 1813। अब हम चर्चा करेंगे चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में। इस अधिनियम के तहत कंपनी का अधिकार को और अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पहले चार्टर अधिनियम में भी कंपनी का अधिकार को 20 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया था। इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो थे वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और कंपनी को भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और सपरिषद गवर्नर जनरल को कंपनी के सैनिक व असैनिक कार्य का नियंत्रण, निरीक्षण व अधीक्षण करने का अधिकार सौंप दिया गया, निर्देशन करने का अधिकार सौंप दिया गया। बंबई और मद्रास की संविधान सभाओं की कानून बनाने की अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो शक्ति थी उनकी कानून बनाने की, उनको समाप्त कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत इस अधिनियम के द्वारा विधान बनाने के लिए गवर्नर जनरल को 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त सदस्य मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। भारतीय कानूनों को संचित, संहिताबद्ध एवं सुधारने की भावनाओं से विधि आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम में सरकारी सेवाओं में जातीय व नस्लीय भेदभाव पर रोक लगाई गई। चार्टर अधिनियम 1833 के एक्ट के अनुसार दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, समाप्त करने का आदेश दिया गया। 1843 में एलन बरोल ने दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। ये था हमारा चार्टर अधिनियम 1833। अब हम चर्चा करेंगे चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। इस अधिनियम में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि संसद चाहे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट वह कंपनी के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। इस एक्ट में यह भी व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन सरकार निश्चित करेगी, लेकिन उसका भुगतान कंपनी करेगी। इस अधिनियम में डायरेक्टरों की संख्या जो 24 थी उसको घटाकर 18 कर दिया गया और इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति क्राउन के द्वारा मनोनीत करने का अधिकार दिया गया ब्रिटिश क्राउन को। सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया गया। सिविल सेवाओं के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया गया और सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो ये हमारा चार्टर अधिनियम 1813, 1833, 1853, पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट, 5 अधिनियम हमने इस क्लास में देखे हैं। अब अगले क्लास में और हम डिस्कस करेंगे।